नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राम रहीम की कॉमिक्स यम के बेटे। पिछले 2 अंक को मौत का दूत और अपने देश के दुश्मन में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे मौत का दूत नामक भयानक अपराधी बच्चों को अपंग करके वह उन्हें डरा धमका कर भीख चोरी अन्य अवैध व गैरकानूनी धंधा करवाता था। और साथ ही उसके पीछे पड़े राम रहीम को अपने मार्ग का कांटा समझ उसने कई बार उन्हें मरवा देना चाहा, लेकिन राम रहीम हर बार बचते हुए बराबर उसकी खोज में लगे रहे। राम रहीम को बुरी तरह अपने पीछे पड़ा देख आखिर मजबूर हो मौत के दूत ने अपने कई धंधे बंद कर देने पड़े। जबकि तमाम मार्ग बंद होने के बावजूद भी राम रहीम की योजना अनुसार रहीम आखिरकार मौत के दूत के एक खास आदमी जेके को अपने विश्वास में ले लेने में सफल हो गया, जो उसे लेकर एक अनजानी हवेली पहुंचा। फिर क्या हुआ, जानने के लिए पढ़िए प्रस्तुत चित्रकथा। अब वहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे ही वे सीढ़ियां उतर कर एक कमरे में पहुंचे। कौन हो तुम? खबरदार, शायद मैं किसी गुप्त तहखाने में हूँ। जेके ने अपनी कैप और आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार दिया। बंदूकों की कोई ज़रूरत नहीं, यह मैं हूँ, जेके। ओह मिस्टर जेके, लेकिन यह तुम्हारे साथ कौन है? जेके ने रहीम की आंखों से पट्टी उतार दी। नया मेंबर, तुम इससे अन्य नए छोकरों के केबिन में ले जाओ, इसकी भी जांच पड़ताल करनी है। ओके। लगता है यही इनका गुप्त अड्डा है, परंतु मार्ग तो देख नहीं सका। राम को कैसे बताऊंगा? वह व्यक्ति रहीम को लेकर एक तरफ चल पड़ा। अब मुझे बॉस को इस नए छोकरे के विषय में खबर करनी चाहिए। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप चलते रहो। बेटा, वक्त आने पर मालूम पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। बदमाश रहीम को लेकर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां 5-6 लड़के पहले से मौजूद थे। लो छोकरो, तुम्हारा एक और नया दोस्त। हुर्रे, अब और मज़ा आएगा। आओ आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें यहाँ किसी किस्म किस्म की तकलीफ़ तो नहीं है छोकरो? बिल्कुल भी नहीं उस्ताद। शायद ये नए ही फंसे हैं इस दल में, जिनकी मेरी तरह ही जांच पड़ताल होनी है। बदमाश के जाने के पश्चात आओ मित्र, ताश के 2-2 हाथ हो जाए। ज़रूर, लेकिन पहले मैं निर्वित होना चाहता हूँ। रहीम ने राम से संपर्क स्थापित करने के लिए लेटरिन जाने का बहाना किया। इस तरफ दाई और निश्चित होकर निपट आओ। अब तक आप में से एक भी बाजी लगा लेते हैं, तब तक आपस में एक बाजी लगा लेते हैं। लेटरिन में पहुंच रहीम ने चारों तरफ से आश्वस्त हो दरवाज़ा बंद किया, फिर कलाई से घड़ी उतारकर उसका पिछला हिस्सा खोल दिया। अब वह घड़ी रूपी एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर था। हेलो हेलो, राम स्पीकिंग। ओह रहीम, क्या रिपोर्ट है? मैं राम बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम इस समय? राम इस समय अपने घर में मौजूद था और रहीम के मैसेज का ही इंतज़ार कर रहा था। फ़िलहाल तो लेटरिन में हूँ। वैसे यह लेटरिन किसी इमारत के अंडरग्राउंड तहखाने में मौजूद है। फिर रहीम सारी बात बताने लगा। अंत में वह बोला, यह मेरी तरह ही 6 नए लड़के और हैं, उनकी छानबीन होनी है। हाँ, अपनी छानबीन की तुम चिंता न करो, मैंने सब प्रबंध कर लिया है। हाँ, तुमने अपने रहने का पता नहीं वहीं बदनाम इलाका बताया था ना? फिर राम ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो रहीम, तुम्हें अब बड़ी सावधानी से रहते हुए इनके अड्डे और इनके मार्ग के बारे में पता लगाना है और बराबर मुझसे संबंध बनाए रखना। ठीक है, मैं समझ गया, तुम निश्चित रहो। फिर रहीम ने संबंध विच्छेद कर घड़ी पूर्णतः कलाई में पहन ली और लेटरिन में ऐसे ही पानी नहा बहाकर रहीम बाहर निकल गया। शुक्र है इस तरफ कोई नहीं आया। जब रहीम कमरे में वापस लौटा तो इसे वे लड़के ताश खेलने में व्यस्त दिखाई दिए। आओ आओ दोस्त, बांटे तुम्हारे भी पत्ते। बांटो भाई, अब तो कुछ दिनों तक इसी से दिल बहलाना होगा। फिर रहीम भी उसके साथ ताश खेलने में लग गया। उधर जेके ट्रांसमीटर पर अपने बॉस मौत के दूत से कह रहा था, लड़का धंधे में नया जरूर है बॉस, लेकिन काफ़ी तेज़ मालूम पड़ता है। विश्वास है जल्दी उस्तादी कर लेगा। ठीक है, लेकिन दल में शामिल करने से पहले उसके विषय में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लो। मैं किसी किस्म का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। ओके बॉस। अगले दिन जेके वेश बदल कर रहीम के विषय में छानबीन करने उसके ठिकाने पर पहुंचा। क्या क्या आप मुझे कालिया के बारे में बता सकते हैं? कहाँ गया वह? हाँ, कालिया?
रहीम ने अपना नाम कालिया ही बताया था। अरे बाबा, उस वक्त उस कमबख्त का नाम मतलब पूरे मोहल्ले को उसने बदनाम कर रखा है। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? राम ने वहाँ अपने आदमियों का पूरा जाल बिछाया था। वह व्यक्ति भी उसी का सिखाया हुआ था। उस व्यक्ति ने उसे वही सब बताया जो राम ने उसे सिखा पढ़ा रखे थे। ओह, लेकिन अब वह कहाँ मिलेगा? होगा किसी थाने में बंद या हाथ पैर तुड़वा कर किसी अस्पताल में पड़ा होगा। कल से तो वह दिखाई नहीं दिया। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। लेकिन बाबा, तुम कौन हो और उसके बारे में यह सब क्यों पूछ रहे हो? मैं उसका दादा हूँ। 2 साल पहले वह घर से भाग गया था। बड़ी मुश्किल से खोजबीन करने पश्चात उनका यह पता मिला। लेकिन अरे बाबा, ऐसे ऐसे कपूत की फिक्र छोड़ो और लौट जाओ घर को, वरना वह तुम्हें भी अपनी तरह बदनाम कर देगा। इस तरह जेके आसपास के लोगों से मिला। सभी ने रहीम यानी कालिया के बारे में वही सब कुछ बताया। अरे बाबा, हमसे क्या पूछते हो? उसके बारे में किसी थाने से पता करो। यानी कालिया वास्तव में इस दुनिया में अकेला और बेकार है। अच्छी तरह छानबीन करने के पश्चात जेके संतुष्ट होकर वापस लौट पड़ा। चल कर बॉस को खुशखबरी दूँ। उसने उस इलाके के जाने के पश्चात जेके से मिलने वाले लोग एक कमरे में पहुंचे जहां राम पहले से मौजूद था। वह संतुष्ट होकर चला गया है। राम भैया, गुड। उसे किसी प्रकार का संदेह तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं बेटे, हमने उसे अच्छी तरह वही समझाया जो तुमने कहा था। शाबाश, लो अब अपना ही नाम संभालो। झुक झुक जियो बेटा। धन्यवाद राम भैया। रुपए बांटने के पश्चात, लेकिन ध्यान रहे, फिर यदि कोई कालिया के विषय में पूछने आए तो तुम्हें यही सब कुछ ही बताना है। किसी को भी मेरे बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। निश्चित रहो राम भैया। फिर राम उस इलाके से निकलकर वह मोटरसाइकिल पर सवार हो चीफ से मिलने चल दिया। चीफ को सारी बातों से अवगत कराना होगा। अब किसी भी समय पुलिस फोर्स की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। बाल सिगरेट सर्विस के हेडक्वार्टर में पहुंचकर राम ने सारी बात चीफ को बता दी। सुन चीफ मुखर्जी प्रसन्न हो उठे। शाबाश राम, वास्तव में तुम्हारी योजना और कारगुजारी प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है अब मौत का दूत ज़्यादा समय तक कानून को धोखा नहीं दे पाएगा और शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। मुझे भी विश्वास है सर, लेकिन फिर भी हमें उस समय तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि रहीम उनके अड्डे के बारे में कोई विश्वस्त सूचना नहीं दे दे। रहीम जैसे कुशाग्र बुद्धि के लड़के भी को इस कार्य में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चीफ, हमें किसी भी समय पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। चिंता मत करो, मैं पुलिस कमिश्नर से आज ही बात करके सब व्यवस्था कर लूँगा। फिर आवश्यक बातें करने के लिए पश्चात राम वापस लौट पड़ा। उधर अड्डे पर लौटने पर जेके की मुलाकात अपने बॉस से हुई। जेके ने कालिया और रहीम के बारे में मिली मालूमात से उसे अवगत कराया। तो तुम्हारे कथन अनुसार वह छोकरा काम का है? यस बॉस। ठीक है, उसे ग्रुप बी के छोकरों के साथ कल से काम पर लगा दो। जैसी आपकी आज्ञा बॉस। फिर बॉस दिलावर की ओर पलटा। सलमा की ओर से कोई नई रिपोर्ट दिलावर? नो बॉस, लगता है यह छोकरा हमारा सारा काम चौपट करके रहेगा। सारा काम चौपट करके रहेगी? समझ में नहीं आता कि वह इतनी सुस्त क्यों दिख चल रही है। क्या मैं उससे कांटेक्ट करूं बॉस? बिल्कुल करो, उससे सख्त निर्देश दो कि वह जल्द से जल्द अपना काम पूरा करे। एक तरफ पुलिस और उन दोनों शैतानी छोकरों राम रहीम ने परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ इस छोकरी ने। फिर आवश्यक निर्देश देने के पश्चात बॉस वापस लौट गया। बॉस के जाने के पश्चात जैकी ने रहीम को अपने पास बुलवा भेजा। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है चेले कि बॉस ने तुम्हें अपने दल में शामिल कर दिया है। बॉस? वहाँ पहले से ही कुछ और लड़के भी मौजूद थे। हाँ चेले, मैं तुम्हारा गुरु जरूर हूँ, लेकिन मेरा गुरु मेरा बॉस में मौत का दूत है जिसका चेहरा आज तक मैंने भी नहीं देखा, न किसी और ने। ओह, क्या आप मुझे अपने गुरु से नहीं मिलाएंगे? वक्त आने पर ज़रूर मिलवाऊंगा, फ़िलहाल तुम इनसे मिलो। लगता है इन्हें मुझ पर विश्वास हो चुका है। शायद राम की गोट फिट बैठी है। ओके, ये है मूल, रघु, शेरू और जानी। अब तुम्हें इन्हीं के साथ काम करना होगा। ओके उस्ताद। और यह है कालिया, तुम्हारा नया साथी। नए धंधे के लिए बधाई। लेकिन उस्ताद, काम के विषय में तो तुमने बताया नहीं। काम तुम्हें यही छोकरे समझा देंगे, लेकिन नए होने के नाते तुम्हें ज़रा सावधान रहना होगा। फिर जेके अन्य लड़कों की ओर मुड़कर बोला, मुन्ना, आज रात के लिए तुमने कौन सा इलाका
अथवा स्थान चुना है? रेलवे स्टेशन उस्ताद। बहुत बढ़िया, लेकिन ज़रा सावधान रहना, पुलिस का खतरा आजकल बहुत बढ़ गया है। तुम निश्चित रहो उस्ताद। पता नहीं कौन सा चक्कर चलाएंगे ये रेलवे स्टेशन पर। राम को सूचित करना होगा। रहीम अपने नए साथियों के साथ अन्य कमरे में पहुंचा। आओ दोस्त, मिलने की खुशी में एक एक जाम हो जाए। ज़रूर, लेकिन पहले बाथरूम। वह उस तरफ रहा, तब तक हम जाम तैयार करते हैं। ठीक है। बाथरूम में प्रविष्ट हो रहीम ने घड़ीनुमा ट्रांसमीटर पुनः राम से संपर्क स्थापित किया और उसे सारे हालातों से अवगत करा दिया। फिर अंत में बोला, मेरा विचार है कि वे यात्रियों के जेबों पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हैं। दूसरी ओर राम सब कुछ सुनकर गंभीर हो उठा। खैर, मामला जो भी है, मैं पुलिस फोर्स के साथ आज रात वही रहूँगा। लेकिन राम भैया, उन पर हाथ मत डाल बैठना, वरना मेरी पोजीशन की निगाहों में संदिग्ध हो जाएगी। ठीक है। क्या तुम्हें अड्डे के बारे में कुछ जानकारी हो सकी? नहीं, लेकिन शायद आज रात बाहर निकलकर कुछ मालूम हो जाए। फिर आवश्यक बातें करने के पश्चात दोनों ने संपर्क तोड़ दिया। रहीम से संबंध विच्छेद कर राम ने थोड़ी घड़ी को पूर्ववत किया, फिर फ़ोन पर चीफ से बातचीत करने लगा। मैं चाहता हूँ चीफ कि आज रात भी मेरे साथ स्टेशन पर मौजूद रहे। पुलिस को फ़िलहाल साथ नहीं ले तो उचित है। ठीक है, इधर एक सुप्रसिद्ध होटल में। क्या बात है रंजिश? हाँ, क्या बात है रजीश? आज तुम कुछ परेशान से है? नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रिय। दरअसल कल मुझे कुछ सीक्रेट पेपर लेकर शहर से बाहर जाना है, उसी के लिए सोच रहा था। वह आदमी था मिलिट्री का एक अफसर, मेजर रजीश। वो लड़की थी उसकी प्रेयसी सलमा। जाओ, मैं तुमसे कहीं बोल मैं तुमसे नहीं बोलती, हर समय काम ही काम। कभी मेरे बारे में भी कुछ सोचा है? अरे तुम तो नाराज़ हो गई। सलमा ने अभिनय तो रूठने का ही किया था, जबकि सीक्रेट पेपर का नाम सुनकर वह मनी मन चौकन्नी हो उठी थी। नाराज़ ना हूँ तो और क्या करूँ? अब सीक्रेट पेपर के बहाने तुम फिर मुझसे न जाने कब तक के लिए जुदा हो जाओगी। बिल्कुल गलत। यह जुदाई लंबे समय के लिए नहीं, केवल 3-4 दिन के लिए होगी। कल मैं यहाँ से सीक्रेट पेपर लूँगा और रामगढ़ जाकर हेडक्वार्टर में सुपुर्द कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चौथे दिन ठीक तुम्हारे सामने होऊंगा। क्या सच? बिल्कुल सच प्रिय। चलो अब चलते हैं। चलो, मुझे भी आज घर जल्दी पहुँचना है। चिंता मत करो प्रिय, रामगढ़ से लौटने के पश्चात तुम्हारे पिताजी से बात करके तुम्हारे घर पहुँचने की यह जल्दी भी कर दूँगा। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ राजेश। छुप छुप कर मिलना अब अच्छा नहीं लगता। अरे, मैं तो तुमसे ये पूछना भूली कि आखिर तुम रामगढ़ कैसे सीक्रेट पेपर लेकर जा रहे हो? जरा धीरे बोलो, वे पेपर हमारे देश के कुछ गुप्त फौजी अड्डों से संबंधित है। ओह। उसके बाद राजेश सलमा से विदाई लेकर मोटरसाइकिल पर सवार हो एक तरफ चल पड़ा। कल राजेश अब तुम शायद ही रामगढ़ पहुंच पाओ। फिर सलमा एक टैक्सी से सवार होकर अपने फ्लैट की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर बॉस को सूचित करूंगी तो वे ज़रूर प्रसन्न होंगे। सलमा ने जैसे ही अपने फ्लैट के भीतर कदम रखा, वैसे ही एक तरफ रखे फ़ोन की घंटी बज उठी। ओह, फ़ोन शायद बॉस का है। हेलो, मैं सलमा बोल रही हूँ। मैं दिलावर, तुम क्या करती फिर रही हो? बॉस तुमसे बहुत नाराज़ है। बॉस के लिए खुशखबरी है दिलावर, सुनो। फिर सलमा राजेश से हुई बातचीत का वर्णन करने लगी। सब कुछ सुनने के पश्चात दूसरी ओर से दिलावर प्रसन्नता भरे स्वर में, खबर अच्छी है, सचमुच बॉस खुश होंगे। लेकिन सुनो सलमा, काम हर कीमत पर हो जाना चाहिए, वरना। मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो। गुड। इधर बदमाशों के अड्डे पर उसी रात ठीक 8 बजे। चलो, सब इसमें सवार हो जाओ, निश्चित स्थान पर तुम्हें उतार दिया जाएगा। ओके मास्टर। इस अंडरग्राउंड अड्डे पर गाड़ी एक लगता है, इस अड्डे के भीतर ही भीतर वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। अफसोस अभी तक पूरे अड्डे को देखने का मौका नहीं मिला। जब चारों लड़के उस बंद गाड़ी में सवार हो गए, क्यों चले? तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी से सवार हो जाओ। ओह हाँ। फिर रहीम ने भी गाड़ी में सवार होने में देर नहीं की। वह बंद गाड़ी उन्हें लेकर एक तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी किस मार्ग से होकर जा रही थी यह रहीम ने जान सका, क्योंकि गाड़ी का पिछला हिस्सा चारों ओर से बंद था।
राम का अनुमान ठीक ही निकला। ऐसी गाड़ी ले जाने का मतलब है ये लोग अपने अड्डे को किसी को पता नहीं लगने देना चाहता। फिर भी मौका पाकर उसने मालूम करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी समय तक लगातार दौड़ते रहने के पश्चात गाड़ी रुकी और एक व्यक्ति ने बाहर से द्वार खोल दिया। चलो सब बाहर निकल आओ। अन्य लड़कों के साथ रहीम भी बाहर निकला। सुनो, स्टेशन यहाँ से पास ही है। ठीक 11 बजे तुम लोगों का यही इंतज़ार करूँगा। लेकिन चचा, आज इतनी जल्दी क्यों? और 3 दिनों तक? यह जगह तो वही है जहाँ पर जैकी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। पुलिस का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए बॉस ने ऐसा आदेश दिया है। ओह, बड़े सतर्क है ये लोग। फिर ठीक है चचा, अच्छा हम चलते हैं। कुछ देर बाद वे पांचों रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। चारों तरफ फैलकर अपने अपने शिकार की तलाश करो। ठीक है, 1 घंटे बाद हम बाहर मिलेंगे। ओके। पता नहीं राम कहाँ है। सभी इधर उधर भीड़ में खो गए और ऐसे आदमी की तलाश करने लगे जिनकी जेब को आसानी से साफ कर सके। लेकिन रहीम राम की तलाश में था। राम की खोज में रहीम इधर उधर भटक ही रहा था, तभी एक लड़का आकर उससे टकराया। ए, अंधे हो क्या? वह राम था जो उस समय मेकअप में था। दिखाई नहीं देता तो कहो, एक हाथ में आंखें खोल दूंगा। चीखो मत, ये मैं हूँ राम। ओह राम भैया, बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। रहीम राम के पीछे चलता हुआ एक स्थान पर पहुंचा जो सुनसान था, जहाँ चीफ मुखर्जी भी छद्मवेश में मौजूद थे। किसी को शक तो नहीं हुआ राम? नो चीफ। रहीम ने सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया और यह भी बताया कि ठीक 11 बजे उन्हें कहाँ मिलना है। अंत में वह बोला, अफसोस यही है चीफ कि अभी तक मैं उनके अड्डे और वहाँ तक पहुँचने के मार्ग के विषय में कुछ नहीं जान सका। सब कुछ सुनने के पश्चात चीफ मुखर्जी बोले, ठीक है तुम जाओ, यहाँ ज़्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए उचित न होगा। हम सोचेंगे हमें क्या करना है। ओके। और रहीम वापस लौट पड़ा। रहीम के जाने के पश्चात, अब आपका क्या प्रोग्राम है चीफ? मेरे विचार से हमें यहाँ रुक कर उस स्थान पर पहुँचना चाहिए जहाँ रहीम आदि को ठीक 11 बजे एकत्रित होने के लिए कहा गया है। कहीं आपका इरादा उनका पीछा करने का तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझे, उनका गाड़ी का पीछा करके हम उनके अड्डे तक पहुंच सकते हैं। अति सुंदर। इधर रहीम 1 घंटे तक व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहा, फिर उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ उसे सभी मिलना था। अभी तक कोई नहीं है। न जाने मुझे खाली हाथ पाकर वे क्या सोचे। कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक एक करके 4 अन्य लड़के भी पहुँच गए। तुम्हारा क्या रहा कालिया? एक पर हाथ साफ किया लेकिन बटुआ खाली ही मिला। और तुम्हारा रघु? मोटा पर 7 लगा है, काफ़ी माल है। तीसरे ने कहा, मेरे हाथ भी मोटी रकम लगी है। शाबाश, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया शेरू। चौथे लड़के शेरू ने कहा, मेरा हाथ लगा तो कुछ नहीं, लेकिन यदि तुम लोग मदद करो तो काफ़ी तगड़ा माल हाथ लग सकता है। वह कैसे? शेरू ने धीरे धीरे उन्हें सब कुछ समझाया। सभी एक स्वर में बोल उठे, तो फिर देर किस बात की, चलो हम तैयार हैं। तो फिर आओ मेरे साथ, मेरा शिकार भीतर है। शेरू उन्हें लेकर जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा वहां एक ट्रेन थी, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं थी। हमें दूसरी ओर पहुंचना है। इंजन की ओर से 5वां डिब्बा, उसी में है वह शिकार। तो आओ उस डिब्बे से होकर दूसरी ओर पहुंचते हैं। उस डिब्बे के बीच से होकर वे दूसरी ओर जा पहुंचे। उस तरफ एक भी आदमी नहीं था। वह डिब्बा आगे, चले आओ मेरे पीछे। एक डिब्बे के सामने, वह देखो, वह रहा शिकार। हमें उसका गले से हार उड़ाना है। खिड़की के निकट एक स्त्री गहनों से लदी हुई बैठी थी। माल तो वास्तव में तगड़ा है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक हाथ कैसे पहुंचेगा? एक बढ़िया उपाय है मेरे दिमाग में। तो जल्दी बताओ ना यार। 2 जने पिट्ठू बनेंगे और मैं उन पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच जाऊंगा। बाकी 2 आस पास नज़र रखेंगे। फिर देर मत करो, चलो शेरू हो जाओ। फिर शेरू, रघु व मुन्ना चुपचाप खिड़की के नीचे पहुंच गए और रहीम एवं जानी आसपास नज़र रखने के लिए चौकन्ने हो गए। चलो पिट्ठू बनो जल्दी। दोनों के पिट्ठू बनते ही शेरू लपक कर उनकी पीठ पर चढ़ गया। दूसरे ही क्षण उसके हाथ में बिजली की गति से हरकत हुई। स्त्री मैगजीन पढ़ने में इतनी तल्लीन थी कि उसे गले से हार निकलने का तुरंत ही आभास नहीं हो पाया। काम बन गया, चलो अब भाग निकलो। परंतु अभी वे दौड़ते समय कुछ ही दूर पहुंचे थे, उन्हें पीछे से स्त्री की चीख सुनाई दी। शायद उसे हार के चोरी हो जाने का पता चल गया। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो।
तेज दौड़ो और स्टेशन से बाहर निकल चलो। यदि घेर लिए गए तो कचूमर निकाल दिया जाएगा। किसी तरह से वैसे कुलसल स्टेशन से बाहर निकलने में सफल हो गए। शुक्र है किसी चक्कर में नहीं फंसे। अब हमें सीधे फोर्ट स्ट्रीट पहुंचना है। हाँ चलो, आज का माल देखकर बॉस खुश हो जाएगा। फिर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गाड़ी से उन्हें छोड़ा गया था। अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, अतः इंतज़ार करना होगा। लेकिन उनमें से किसी को यह नहीं मालूम था कि उन पर चीफ मुखर्जी और बाल एजेंट राम की नज़र है। वे लोग तो आ पहुँचे, लेकिन रहीम के कथानुसार गाड़ी उन्हें लेने नहीं पहुँची। अभी 11 बजने में 15 मिनट शेष है। इधर उचित मौका देख रहीम ने बात आरंभ की। यार, यदि गाड़ी हमें लेने नहीं आई तो क्या हुआ? अड्डा नंबर 2 पर चले जाएंगे। इसका निर्देश हमें पहले से ही है। अड्डा नंबर 2? हाँ, तुम नए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। आमतौर से हम लोग वहीं एकत्रित होते हैं, यानी हम जैसे सभी सदस्य, और वहीं से हमें माल बॉस के हवाले करने और रिपोर्ट देने के लिए मुख्य अड्डे पे ले जाया जाता है। कल रात भी हम वहाँ गए थे, लेकिन तुम्हारे कारण हमें रोक दिया गया, वरना सुबह हमें अड्डे नंबर 2 पर पहुँचा दिया जाता और वहीं से हम धंधे पर निकलते और वहीं वापस लौट जाते। यह नया रहस्य जानकर ही मन ही मन आश्चर्यचकित हो उठा। तो क्या तुम में से किसी को भी मुख्य अड्डे का नहीं पता? हमें क्या, मौत के दूत के किसी भी छोकरे सदस्य को उस अड्डे का कोई पता नहीं, वह कहाँ और किधर है। तब उस्ताद जेके व दिलावर आदि, उन्हें अड्डे के बारे में तो मालूम है, लेकिन वे भी बॉस व उसके निवास स्थान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या आज तक किसी ने भी बॉस की शक्ल नहीं देखी? शक्ल तो दूर, वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है यह भी कोई नहीं जानता। कालिया और फ्रहीम को ज़्यादा प्रसन्न करते और बॉस के प्रति उत्सुकता दिखाते देख जानी और उनका लीडर था गंभीर स्वर में बोल उठा। बॉस और मुख्य अड्डे के विषय में ज़्यादा जिज्ञासा मत रखो दोस्त, वरना खतरे में पड़ जाओगे। हमसे तो इस विषय में चर्चा कर बैठे, लेकिन बड़े सदस्यों से इस संबंध में बोलकर भी चर्चा मत करना, वरना वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ओह, वह देखो, शायद गाड़ी हमें लेने आ पहुंची है। इधर राम और चीफ मुखर्जी की दृष्टि आने वाली गाड़ी पर पड़ी। वह देखो चीफ। हाँ, गाड़ी उन्हें लेने आ पहुंची। गाड़ी लड़कों के पास आकर रुकी। क्यों छोकरो, कैसी गुजरी आज? बहुत बढ़िया चचा, काफ़ी तगड़ा माल हाथ लगा है। शायद चीफ और राम हम पर नज़र रखे हुए हैं। शाबाश, अब फटाफट बैठो ताकि जल्दी निकल सकें, बॉस तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो दोस्तों। सबके सवार होने के पश्चात जब गाड़ी कुछ आगे बढ़ गई तो चीफ मुखर्जी ने अपनी कार स्टार्ट कर उसके पीछे दौड़ा दी। जानबूझकर चीफ मुखर्जी ने अपनी कार की हेडलाइट बुझा रखी थी, लेकिन जल्दी ही बंद गाड़ी चालक को पीछा कर किए जाने का पता चल गया। ओह, वह कार काफ़ी देर से पीछे लगी हुई है, कहीं पीछा तो नहीं कर रही। स्पीड बढ़ाऊँ? एकाएक स्टेशन वैगन की स्पीड तेज होते देख राम और चीफ मुखर्जी चौंक उठे। चीफ, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, आप भी रफ्तार तेज कीजिए। लगता है उसके चालक को पीछा किए जाने का शक हो गया है। चीफ मुखर्जी ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब अगली गाड़ी के चालक ने पीछा न छूटते देर उसे ट्रांसमीटर पर अपने अड्डे से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो, राखल स्पीकिंग। हेलो हेलो। दूसरी ओर से मुख्य अड्डे पर दिलावर ने ट्रांसमीटर पर संदेश रिसीव किया। यस, दिलावर स्पीकिंग। क्या बात है राखल? मेरा पीछा किया जा रहा है, मदद की ज़रूरत है। चालक ने जल्दी से दिलावर को सारी स्थिति से अवगत कराया। ओह, लेकिन चिंता मत करो, उन्हें डोज देते हुए सुभाष गर्ग मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों से घुमाते हुए ठीक 10 मिनट में मदद पहुंच जाएगी। ठीक है। पीछा जारी रहा। गाड़ी का चालक सुभाष मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों में इधर उधर अपनी गाड़ी घुमाता रहा। ठीक 10 मिनट बाद जब स्टेशन वैगन का चालक चीफ मुखर्जी व राम को चकमा देकर एक गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आया तो उसने अपने आगे एक माल वाहक ट्रक धीमी गति से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ओह, हरी बत्ती, मतलब आप पहुंचे हैं। तभी उस विशाल ट्रक का पिछला हिस्सा खुल गया। अंदर आने का संकेत है। उसमें से एक मोटी व फौलादी चद्दर बाहर निकली और सड़क को छूने लगी। स्पीड बढ़ाओ। राखल तेज गति की सर गाड़ी को उस फौलाद नुमा सड़क पर चढ़ाता ले गया। दूसरे क्षण उसकी गाड़ी उस विशाल मालवाहक ट्रक के भीतर थी। गाड़ी के भीतर घुसते ही फौलादी प्लेट भीतर सरकी, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। जब चीफ मुखर्जी की गाड़ी पीछा करते हुए सड़क पर पहुंची तो सिवाय उस विशाल गाड़ी के उन्हें कोई और गाड़ी वहां नहीं दिखाई दी।
अरे वह स्टेशन वैगन कहाँ गई? ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं, शायद कुछ पता हो। ट्रक को रोक उन्होंने ड्राइवर से पूछा। क्यों भाई, यहाँ से नीले रंग की कोई सी स्टेशन वैगन को तुमने जाते हुए देखा? नहीं साहब। ट्रक के आगे बढ़ जाने के पश्चात लगता है कब वक्त चकमा दे गया। हाँ, अब वापस लौटने के सिवाय अब कोई चारा नहीं। इधर कुछ समय पश्चात मौत के दूध के मुख्य अड्डे पे। शाबाश छोकरों, आज वास्तव में तुमने बहुत लंबा हाथ मारा है। तब स्टेशन वैगन के चालक रखाल ने पीछा करने वाली बात सुनाई। वह तो गनीमत थी बॉस की सही समय पर मदद पहुंच गई, वरना शायद आज मैं छोकरों के समेत पुलिस के चंगुल में फंस गया होता। ओह, लेकिन पुलिस को तुम लोगों की भनक कैसे लग गई? यह बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही बॉस। खैर छोड़ो, जाओ और जाकर मौज मस्ती लो। तुम लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ रहा। यदि भाग्य ने साथ दिया तो कल फौजी सीक्रेट पेपर भी हमारे पास होंगे। हा हा। फौजी सीक्रेट पेपर? उफ, जरूर कोई गहरा चक्कर है। अगले दिन सैनिक छावनी में। यह बैग आपको रामगढ़ हेडक्वार्टर फील्ड मार्शल मिस्टर मल्होत्रा तक पहुंचाना है मेजर। यस सर। इस सीलबंद बैंक में क्या है और इसकी क्या महत्ता है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने ही देश के कुछ दुश्मन अपने देश के महत्वपूर्ण राज दुश्मन देश को सप्लाई कर रहे हैं, अतः आपको पूरी तरह सावधान रहना है। यदि ये पेपर दुश्मन के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप निश्चित रहे सर, मेरे जीते जी दुश्मन इसे छू भी नहीं सकते। गुड। अब आप जा सकते हैं। आपको रामगढ़ किस तरह पहुंचना है ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। विश यू गुड लक। मेजर राजेश बैग लेकर सैनिक छावनी से बाहर निकला। देखो, उसने टैक्सी रोकी। सलमा को सतर्क करो। टैक्सी? रेलवे स्टेशन। अच्छा साहब, एक सुनसान स्थान पर। राजेश टैक्सी में आ रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद सलमा दूर से एक टैक्सी आती दिखाई दी। उसमें राजेश ही होगा। जब टैक्सी चालक ने सड़क के बीचों बीच एक लड़के को खड़े देख टैक्सी रोकने का संकेत करते देखा। साहब, एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। कोई मुसीबत की मारी लगती है, बिठा लो। ड्राइवर ने जब टैक्सी सलमा के निकट ले जाकर रोकी तो पिछली सीट पर बैठा राजेश उसे देखकर चौंक उठा। अरे सलमा, तुम? अरे तुम राजेश? द्वार खोल। राजेश ने सलमा की अपने साथ बिठाया। ड्राइवर ने गाड़ी पुणे दौड़ा दी। तुम इस सुनसान स्थान पर कैसे? बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? फिलहाल रेलवे स्टेशन, वहाँ से रामगढ़। चक्कर में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। समझ गई। महत्वपूर्ण कागजातों को पहुँचाने के लिए? बिल्कुल ठीक समझी। बस वहाँ से लौटकर सीधा तुम्हारे पिता से मिलूँगा। हाँ, अब तुम बताओ, इस वीरान स्थान पर तुम कैसे पहुँचे? ज़रूर, तो सुनो। अब बिजली की फुर्ती के साथ सलमा ने अपने पर्स में से एक नन्हा सा रिवॉल्वर निकाल कर राजेश के सीने पर तान दिया। मैं तुम्हारे ही चक्कर में यहाँ आई थी, उन्हीं कागजातों को हासिल करने के लिए जिन्हें तुम रामगढ़ पहुँचाने जा रहे हो। ओह, धोखा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। नहीं ड्राइवर, ऐसे मूर्खता न करना। राजेश पर रिवॉल्वर ताने देख ड्राइवर घबरा गया। मैडम, यह आप चुपचाप ड्राइविंग करते रहो, वरना तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। धोखेबाज औरत, अब मैं समझा। तुम दुश्मन से मिली हुई और उसे हमारे गुप्त राज भेज रही हो, और उन गुप्त राजों को प्राप्त करने के लिए तुम मेरे साथ प्रेम का नाटक कर रही थी। समझे तो ठीक, लेकिन बहुत देर से समझे। मेरे पिता से मिलना चाहते थे ना? तो जाओ, वे स्वर्ग या नरक में कहीं भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओह मक्कार! और राजेश के प्राण पखेरु उड़ गए। सलमा ने बैग पर कब्जा कर लिया। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी। ड्राइवर ने घबराकर तुरंत गाड़ी रोक दी। सलमा उतरकर भयानक स्वर में ड्राइवर से बोली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जी, बहुत अच्छा। अपनी जान बचती देख ड्राइवर ने पूरी गति से गाड़ी को दौड़ा दिया। मूर्ख, कितनी ही तेज क्यों न भागो मूर्ख, मौत की गति तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा तेज साबित होगी। और अभी टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा दूर पहुंची नहीं थी कि एक भयानक विस्फोट के साथ उसके पर कच्चे उड़ गए। टाइम बम ने बाकी का काम पूरी ईमानदारी से पूरा किया। अब उनकी लाशों को भी कोई नहीं पहचान पाएगा। ड्राइवर के मौत के साथ ही अब यह राज भी कोई नहीं जान पाएगा कि राजेश के साथ यह दुर्घटना कैसे घटी और सीक्रेट पेपर कहाँ गए। कुछ ही देर बाद अपने ही साथी आ रहे हैं। आने वाली कार सलमा के लिए निकट आकर रुकी। क्या रहा? सफलता। गुड। तब चलो तुरंत अड्डे पर। हाँ, यहाँ रुकने में खतरा है, कोई भी आ सकता है। मैं भी यहाँ
यही कहना चाहती थी। चलो मुख्य अड्डे पर। शाबाश, ये महत्वपूर्ण कागजात अब सबकी तकदीर बदल देंगे। करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे, हमें मिलेंगे हमें मित्र देश से। हा हा हा। रहीम एक आड़ में छुपा सब कुछ देख और सुन रहा था। वो हमारे देश के सीक्रेट पेपर आखिरकार उनके हाथ लग ही गए, जबकि बॉस रहीम की मौजूदगी से बेखबर कह रहा था, सुनो सलमा, अब तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण कागजात देश के महत्वपूर्ण लोगों से प्राप्त करने हैं। फिर बॉस सलमा को कुछ समझाने लगा। समझाने के बाद, अब तुम लोग जाओ और अपना अपना काम करो, मैं मित्र देश को इस सफलता की सूचना देता हूँ। ओके बॉस। सबके जाने के पश्चात मौत का दूत भी उस कमरे से निकला और एक अन्य कमरे में पहुंच गया। वहाँ यंत्रों का जाल सा बिछा हुआ था। वहाँ एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर किसी देश से संपर्क स्थापित करने लगा। हेलो हेलो, मौत का दूत स्पीकिंग, वांटिंग कॉमरेड चुंगजू। इधर मेजर राजेश की मौत और महत्वपूर्ण कागजातों के गायब होने से पूरे देश और सरकारी मशीनरी में हंगामा मच गया। सेना के उच्च अधिकारियों ने तुरंत एक विशेष मीटिंग बुलाई। कुछ भी समझ में नहीं आता। यदि राजेश की मौत वास्तव में दुर्घटना में हुई है तो वे कागजात कहाँ गए? मुझे इस दुर्घटना में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। कागजात की महत्ता का पता चलने पर पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई। ऊपर से आदेश मिला है, गायब होने वाले कागजात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अतः पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी जाए, उन्हें पुनः प्राप्त करने की कोशिश की जाए। संभव है कि वे पेपर आते ही देश के दुश्मन मौत के दूत ने उड़ाए हैं। स्वयं बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल मुखर्जी भी चिंतित थे। राम, यदि वे कागजात वास्तव में मौत के दूत नहीं उड़ाए हैं तो गजब हो जाएगा। रहीम की पिछली रिपोर्ट के अनुसार तो स्पष्ट है कि वे सीक्रेट पेपर मौत के दूत नहीं उड़ाए होंगे। फिर भी असलियत वे रहीम ही अगली सूचना पर ही मालूम हो सकेगी। ओह, समझ में नहीं आता कि रहीम ने अभी तक इस संबंध में रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। तभी कॉल, ओह, रहीम की ही लगती है। घड़ी को ट्रांसमीटर के रूप में एडजस्ट करने पर रहीम की आवाज़ उभरी। वे कागजात मौत के दूत के हाथ लग चुके हैं और वह कुछ ही दिनों में उन्हें हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के हवाले करने जा रहा है। गजब हो जाएगा। जहाँ देश भर में मौत के दूत को पकड़ने की सरगर्मी चल रही थी, वहाँ कुछ दिन बाद मुख्य अड्डे पर, सुनो दिलावर, मित्र देश का एजेंट उन गुप्त कागजातों को लेने हमारे देश आ पहुँचा है। होटल 3 स्टार रूम नंबर 10 में बैठे रहा। तुम उसे आज रात यहाँ लेकर जाओगे। ओके बॉस। उसका नाम फुचिंग है। परिचय शब्द रहेगा काला गुलाब। तो यह बात है। काला गुलाब, ठीक है बॉस। उसके बाद बॉस जेके से बोला, अब तुम सुनो जेके, मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पर हमारे तमाम बड़े विश्वस्त साथी यहाँ उपस्थित हो और छोटे सदस्य दूसरे अड्डे पर। ऐसा ही होगा बॉस। सारी बातें सुनने के पश्चात रहीम का दिमाग तेजी से घूमने लगा। होटल 3 स्टार रूम नंबर 10, नाम फुचिंग, कोड काला गुलाब और सभी सदस्य आज रात यहाँ उपस्थित रहेंगे। इससे अच्छा मौका इस पर हाथ डालने का फिर कभी नहीं मिलेगा। राम को सूचित करूँ। मौका देख रहीम ने राम से घड़ीनुमा ट्रांसमीटर पर संपर्क बनाया और उससे सारी बातें से अवगत करा दिया। ध्यान रखना राम, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। चिंता मत करो रहीम, आज की रात मौत के दूत के लिए काल साबित होगी। राम तुरंत चीफ मुखर्जी से मिला, उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। अंत में बोला, मेरे दिमाग में एक योजना है चीफ, जरा ध्यान से सुनिए। फिर राम चीफ की ओर अपनी योजना बताने लगा। शाबाश राम, वास्तव में तुम्हारी योजना बहुत शानदार है, लेकिन इससे तुम्हारी जान को खतरा है। यह खतरा तो मोल लेना ही होगा चीफ, लेकिन आप चिंता न करें, देश के दुश्मनों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर होटल 3 स्टार रूम नंबर 10 में ठीक 10 बजे मौत के दूत का आदमी मुझे लेने आएगा, तब तक यहीं से ही। तभी कॉल बेल बजी। ओह, शायद मौत के दूत का आदमी हो, लेकिन इतनी जल्दी? जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तब तक फुचिंग सबलता, खबरदार हिलने की कोशिश मत करना। बाप रे, पुलिस! लेकिन रात के ठीक 10 बजे जब दिलावर होटल 3 स्टार के रूम नंबर 10 में पहुंचा। परिचय कोड काला गुलाब, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो फिर आइए मेरे साथ मिस्टर फुचिंग, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो। दिलावर फुचिंग को लेकर मुख्य अड्डे पर पहुंचा। वेलकम मिस्टर फुचिंग, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर मौत के दूत। वे कागजात कहाँ हैं? यह लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत खूब।
हम भी अपना वादा निभाएंगे, लेकिन इसकी कीमत अदा करने से पहले मैं आपसे अकेले में कुछ विशेष एवं गुप्त बातें करना चाहता हूँ। अवश्य। दिलावर, तुम सबको लेकर दूसरे कमरे में जाओ, जश्न मनाओ, हम अभी आते हैं। ओके बॉस। आओ दोस्तों, सबके जाने के पश्चात। हाँ, अब कहिए मिस्टर फुचिंग, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे, आप खड़े क्यों हो? बैठिए ना। लेकिन फुचिंग ने कुछ कहने के बजाय फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया। खबरदार मिस्टर मौत के दूत, अपने स्थान से हिलने की चेष्टा मत करना, वरना पूरी 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार जाएंगी। ये इसका क्या मतलब हुआ मिस्टर फुचिंग? मैं मिस्टर फुचिंग नहीं, राम हूँ। लो देखो, मेकअप। अब फुचिंग के स्थान पर राम खड़ा था। तो तुम इतना बड़ा धोखा। हा हा हा, तुम अपनी जाल में फंस गए हो मौत के दूत। मैंने तो अपना मेकअप ही हटा दिया, अब जरा तुम भी अपनी नकाब हटाओ, ताकि मैं और सारी दुनिया देख सके इस नकाब के पीछे किस शैतान का चेहरा छुपा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और इससे पहले कि राम उसकी मंशा भांप पाता, और मौत के दूत ने उस पर तरफ छलांग लगा दी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्ते। इधर मौत के दूत के साथी जैसे ही जश्न वाले कमरे में पहुंचे, खबरदार कोई अपने स्थान से ना हिले। पुलिस? अरे बाप रे। चीफ मुखर्जी और पुलिस फोर्स फुचिंग और राम का होटल 3 स्टार से पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे थे, जिसका दिलावर को पता ही नहीं चला। यह राम की योजना थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें अपने बॉस के पास ले चलो। मैं तैयार हूँ। उधर राम पर चोट कर वापस बॉस एक तरफ मौजूद द्वार की ओर दौड़ पड़ा। रुक जाओ, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद है। तुम्हारी पुलिस ने तुम्हारे पूरे अड्डे को घेर रखा है, लेकिन पुलिस मेरी धूल भी नहीं पा सकेगी। लेकिन जैसे ही मौत के दूत ने गुप्त बटन दबाकर गुप्त द्वार खोला, एक जबरदस्त गुस्सा उसके चेहरे पे पड़ा। गुस्सा मारने वाला गुप्त मार्ग के दूसरी ओर खड़ा था। रहीम था। वो वहाँ के तमाम मार्गों को अब तक जान चुका था। रहीम, वो मारा। खूनी शैतान, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? अब तुम्हारे सारे गुप्त मार्ग मेरे देखे वाले हैं। इन गुर्गों को जाने के लिए मुझे कल रात भर जागना पड़ा था। ओह तुम। फिर यम के बेटे राम रहीम अपने देश के दुश्मन मौत के दूत के लिए साक्षात यमदूत बन गए। यह घुसा रामू की मौत के लिए, और यह लात कालू की मौत के लिए। कुछ देर बाद ही बॉस बेसुध सा फर्श सूंघ रहा था। क्यों मौत के दूत? देखा यम के दूतों का कमाल? रहीम, जरा नकाब उलट कर इस शैतान का चेहरा तो दिखाओ। अभी लो भैया। नहीं। और मौत के दूत के लाख मुंह छुपाने के बावजूद भी रहीम ने उसकी नकाब उलट दी। लेकिन नकाब उलटने के पश्चात जो चेहरा उनके सामने है, उसे देखकर वे भौचक्के से रह गए। क्या? नगर के सेठ और धर्मात्मा करोड़ीमल? उफ, बच्चों के मसीहा सेठ करोड़ीमल। तभी चीफ मुखर्जी भी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे। आइए आइए चीफ, यह रहा आपका मुजरिम, अपने ही देश का दुश्मन, मौत का दूत, सेठ करोड़ीमल। क्या? हे ईश्वर, विश्वास नहीं होता। सेठ करोड़ीमल, गरीबों का भगवान। वे सभी सेठ करोड़ीमल की असलियत जानकर आश्चर्यचकित हो उठे। इस जैसे इंसान देश की तरक्की में बाधक बने हुए हैं, अतः इसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए कमिश्नर साहब। ऐसा ही होगा मिस्टर मुखर्जी। डाल दो समाज के इस कोड के हाथों में हथकड़ियाँ। जब पुलिस सभी अपराधियों और सेठ करोड़ीमल को लेकर चली। हाँ राम, वे मिलिट्री के सीक्रेट पेपर ये रहे, लीजिए संभालिए। शाबाश मेरे बच्चों। दोनों अड्डों से तमाम कैदी लड़कों को आज़ाद कर दिया गया। लड़कों के अलावा करोड़ों रुपए का सामान भी मुख्य अड्डे से प्राप्त हुआ। राम रहीम के इस महान कारनामे की देश भर में अखबारों में पूरी पूरी प्रशंसा की गई। अब जब आम जनता को सेठ करोड़ीमल की असलियत का अखबारों द्वारा पता चला, तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, जबकि सलमान ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।